द डाउनफॉल ऑफ अ मॉन्स्टर, शॉन डिडी कॉम्स। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात क्लियर करनी जरूरी है कि जब से नवंबर 2023 में पी डी डी की एक्स गर्लफ्रेंड कैसी वेंटूरा ने रैपर, बिजनेसमैन और अरबोपति पी डी डी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है, उसके बाद इतने चार्जेस डीडी पर लगाए गए हैं कि पब्लिक स्पेकुलेशंस और फैक्ट्स में अंतर कर पाना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि प्रूफ्स के साथ मामले की डिटेल्स में जाकर आप तक रियल फैक्ट्स पहुंचाऊं। ये वीडियो बहुत ही डार्क और डिस्गस्टिंग एलिमेंट्स को भी कवर करेगी, तो अगर आप इंसेंसिटिव हैं और ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं तो आप वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं, वरना वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि मुझे फ्यूचर में अपने काम को इम्प्रूव करने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए 90s में चलते हैं, जब म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह और अपकमिंग मोस्ट डार्क और कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी डीडी, अका पफ डैडी और शॉन कॉम्स ने द अपटाउन रिकॉर्ड से अपने करियर की शुरुआत की थी। कुछ साल यहाँ काम करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। तब 1993 में उन्होंने अपना खुद का लेबल बैड बॉय रिकॉर्ड्स क्रिएट किया। उन्होंने नोटोरियस बिगी और फेथ इवांस जैसे आर्टिस्ट को साइन किया, जो बाद में एक सफल मूव साबित हुआ क्योंकि उन्होंने पफ को बहुत ही शोहरत दिलाई थी। उसके पास एक इन हाउस प्रोडक्शन टीम भी थी जिसका नाम द हिटमैन था। इस टीम में अशर, TLC, मारिया कैरे और आर्था फ्रैंकलिन जैसे आर्टिस्ट ने काम किया था। अब डीडी डिसाइड करता है कि वो खुद के म्यूजिक पर वर्क करेगा। उसका पहला सिंगल ट्रैक बिलबोर्ड हॉट 100 पर 28 हफ्तों तक चलता रहा और उसकी पहली एल्बम की पहली ही वीक में 5,61,000 कॉपीज सोल्ड आउट हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीडी कितना सक्सेसफुल था। वो बस एक सफल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल भी था। उसके पास बहुत ही डीप कनेक्शंस थे जो उसे इंडस्ट्री में एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाते थे। डीडी के बहुत ही बिजनेस वेंचर्स भी रहे हैं, जिनमें से सराग सबसे सफल माना जाता है। उसने सराग को 50% प्रॉफिट्स के एक्सचेंज के बदले में उसके ब्रांड को डेवलप करने में मदद की थी। वो 90s के दौर का सबसे सफल रैप प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल हॉलीवुड पर्सनैलिटी था। उसे बिगी, मैरी जे बिंग और अशर जैसे आर्टिस्ट को ब्रेक देके सक्सेसफुल बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। उस समय में भी उसके पास 3 ग्रैमीज थे, पर उसके जीवन में सफलताओं के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। 1999 में नाज के मैनेजर के द्वारा डीडी को स्यू किया गया था, जिस पर डीडी ने कथित तौर पर अटैक किया था, पर बाद में उन्होंने $5 लाख का सेटलमेंट करके कोर्ट के बाहर इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया था। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। 2003 में उनके क्लोथिंग ब्रांड शॉन जॉन पर हाउडन लेबर लॉज को वॉयलेट करने के इल्जाम लगे। नेशनल लेबर कमेटी का कहना था कि एम्प्लॉयज को बहुत कम वेजेस में ओवरटाइम करवाया जाता है और उन्हें वॉशरूम भी यूज नहीं करने दिया जाता। 2007 में डीडी को फिर से स्यू किया गया जब उसने गैरेट रेकनाइजर को एक नाइट क्लब में पंच किया था। डीडी की बढ़ती सफलता के साथ साथ इन कंट्रोवर्सीज का सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहा। थ्रू आउट हिज करियर वो ऐसे ही गंभीर आरोपों से घिरा रहा। इनमें से कुछ डीडी की उस समय गर्लफ्रेंड रह चुकी कैसी वेंटूरा और बिगी और टुपाक की डेथ्स में डीडी के इन्वॉल्वमेंट से जुड़े थे, क्योंकि बाद में टुपाक के किलर ने ये क्लेम किया था कि डीडी टुपाक और शुगर नाइट को मरवाना चाहता था। अमेरिकन रैपर एमिनम ने भी इस बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पब्लिक की थी जो बाद में बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित हुई थी। यहाँ तक कि बाद में डीडी ने खुद एडमिट किया था कि बिगी की डेथ से उसके खुद के म्यूजिक करियर को बहुत हेल्प मिली है। उस पर शोषण करने और रिटेलिएशन के भी आरोप लगे थे, जिसे कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिया गया था। ये सब फैक्ट साबित करते हैं कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना पावरफुल और खतरनाक रहा होगा। इतने सालों में डीडी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से घिरा रहा, पर नवंबर 2023 में जो हुआ उसने इन सब कंट्रोवर्सीज के कंपैरिजन में डीडी को सबसे ज्यादा एक्सपोज किया। जब डीडी की एक्स गर्लफ्रेंड कैसी वेंटूरा ने डीडी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया जिसमें वो क्लेम करती है कि वो बरसों से डीडी के अब्यूसिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर को बर्दाश्त करती आ रही है और वो अब चुप नहीं रहेगी। कैसी की मुलाकात डीडी से 2005 में हुई थी जब वो 19 साल की थी और डीडी शायद 35 का। कैसी ने 2006 में डीडी के लेबल कंपनी में एक प्रोजेक्ट साइन किया था। ये बेसिकली एक 10 एल्बम्स की डील थी, जिसका मतलब था कि कैसी अब इस लेबल के साथ बन चुकी थी। कैसी के अकॉर्डिंग डीडी का अब उस पे पूरा कंट्रोल था। 2018 तक उनका रिलेशनशिप बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 2018 में किए गए इस लॉ सूट में कैसी ने क्लेम किया कि ये डील साइन करने के तुरंत बाद से डीडी ने उसे ड्रग्स देना और मारना पीटना शुरू कर दिया था। और सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम था कि डीडी उसे इंडिसेंट वीडियोस में कैप्चर करके उसे कुछ इलीगल फिजिकल एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता था। उसकी पूरी लाइफ डीडी के कंट्रोल में थी। डीडी उसका पूरा खर्चा उठाता था और तो और डीडी के पास उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस था। इस सूट में कैसी ने 2016 में हुए एक इंसिडेंट को भी मेंशन किया था जिसमें डीडी कैसी को एक होटल फुटेज में मारता हुआ दिख रहा है।
उस वक्त कथित तौर पर डीडी ने होटल वालों को ये फुटेज लीक ना करने के लिए $50,000 ऑफर किए थे। अब फाइनली कैसी को लगा कि वो अपने लॉन्ग टर्म अब्यूसर से मुक्ति पा चुकी है, पर एक डिनर के दौरान डीडी ने कैसी को फोर्स किया और अपने घर ले जाकर उसका किया। ऐसे ही कई सीरियस एलिगेशंस के बीच ये लॉ सूट उस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय बना। डीडी के लॉयर बेन ब्राफमैन का कहना था कि ये सारी एलिगेशंस बिल्कुल बोगस हैं और कैसी को बस पैसे और अटेंशन चाहिए है। उनके अकॉर्डिंग कैसी बस ये क्विक पेडे के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कैसी डीडी को उनके रिलेशनशिप के बारे में एक डैमेजिंग बुक लिखने की धमकी दे रही है और बदले में $30 मिलियन की मांग कर रही है। जिसके आंसर में कैसी के लॉयर डॉगलस फिशर बताते हैं कि डीडी ने कैसी को 8 फिगर्स अमाउंट ऑफर करके चुप करने की कोशिश की थी, पर कैसी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। पर सरप्राइजिंगली इसके कुछ दिनों बाद कोर्ट के बाहर डीडी और कैसी ने सेटलमेंट कर लिया। ये बात अभी भी एक सीक्रेट थी कि कैसी को डराया गया था या उसने ये सब लालच में किया था। जो भी हुआ हो, अब कैसी की इस बहादुरी ने कई विक्टिम्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। बहुत से विक्टिम सामने आने लगे और लॉ सूट्स का सिलसिला शुरू हो गया। इस घटना के 5 दिनों बाद डीडी पर एक और लॉ सूट फाइल होता है, जिसमें उसे एक कॉलेज स्टूडेंट का शोषण करने, उसे फिल्म करने और वीडियो को लीक करने का आरोपी माना जाता है। इसके तुरंत बाद एक और लॉ सूट आता है जिसमें क्लेम किया जाता है कि डीडी और एरन होल ने अक्यूजर और उसकी दोस्त को असोल्ट किया और लॉ सूट के बारे में पता लगने पर उसके घर पहुंचकर उससे मारपीट की और यहाँ तक कि उसे तब तक चोक किया तब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। अब फिर से डीडी की तरफ से इन क्लेम्स को फॉल्स मिसकंडक्ट और पैसे ऐंठने के लिए किया गया ड्रामा बताया जाता है। अब 6 दिसंबर को एक और लॉ सूट आता है जिसमें क्लेम किया गया कि 2003 में डीडी, हार्वी पियर और उनके एक एनोनिमस फ्रेंड ने एक 17 साल की लड़की को मिलकर ड्रग्स दिया और उसका रेप किया। इस क्लेम में लड़की ने पिक्चर्स भी प्रोवाइड की थी जिससे ये और भी बिलीवेबल हो गया था। अब फाइनली डीडी खुद सामने आता है और इन क्लेम्स पर अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है कि बहुत हो चुका, इतने हफ्तों से ये गुमनाम लोग मेरी इमेज को टार्निश कर रहे हैं। उन्हें एक क्विक पेडे यानी पैसे चाहिए और वो अपने नाम के लिए फाइट करेगा। पर यह सब यही नहीं रुका। फरवरी 2024 में प्रोड्यूसर लील रॉड ने डीडी पर $30 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने डीडी को उसे हैरेस करने और धमकी देने का आरोप लगाया। रॉड के पास लिटरली डीडी और उसके मिनियंस के क्राइम्स की फुटेज थी। उसने ओपनली डीडी और उसके बेटे जस्टिन, यूएमजी के सीईओ लूसियन ग्रेनेज, मोटाउन रिकॉर्ड्स के सीईओ एथियोपिया हेबर्ट मैरियम और डीडी के चीफ स्टाफ क्रिस्टियाना कुर्रम और डीडी की कंपनी को अक्यूज किया। यहाँ एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि इवेंचुअली लूसी ग्रेनेज और यूएनजी को लॉ सूट से बाहर कर दिया गया था। रॉड के अकॉर्डिंग वो डीडी के साथ एक यॉट पर गया था। उस यॉट को कुछ हफ्तों के लिए रेंट किया गया था। उसने कथित तौर पर डीडी को बहुत ही डिस्गस्टिंग चीजें करते हुए देखा। उसके अकॉर्डिंग वो खुद भी ऐसे अनैतिक और घटिया एक्ट्स का शिकार रहा है। जब उसने डीडी के चीफ स्टाफ से कंप्लेन की तो उसने कहा कि तुम्हें पता तो है ही, शॉन विल बी शॉन। उसने तो ये भी क्लेम किया था कि डीडी ने उसे जे स्टीव के साथ फिजिकल होने के लिए फोर्स किया और वादा किया कि वो उसे ग्रैमी जितवा देगा। उसने इस दलदल में यंग मियामी के कजन और ऑस्कर विनर क्यूबा गुडिंग जूनियर को भी घसीटा। रॉडी का कहना था कि इतने सालों तक कोई इसलिए आगे नहीं आया क्योंकि इन सीक्रेट पार्टीज में जो भी होता था डीडी के पास उन सबकी फुटेज होती थी जिससे वो उनको ब्लैकमेल करता था। ये लॉ सूट इन नामों और क्लेम्स की वजह से इतना पावरफुल था कि जिसकी वजह से डीडी के 2 मेंशंस पर रेड पड़ी। डीडी के बेटे क्रिस्टियन और जस्टिन को भी इस रेड के दौरान हथकड़ियों में जाते हुए देखा गया। इस रेड के बाद ही होटल की वो कैसी वाली वीडियो CNN द्वारा ऑब्टेन कर ली गई। इस फुटेज में डीडी की क्रूरता इतनी भयानक थी जिसने उसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। ये वीडियो इतनी क्लियर थी कि अब डीडी समझ गया था कि इसके सामने इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा, तो वो चुपचाप सोशल मीडिया पर लाइव आकर माफी मांग लेता है। I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. Not asking for forgiveness. इसके कुछ दिनों बाद ही 22 मई 2024 को एक पूर्व मॉडल डीडी को फिर से ड्रगिंग और इंडिसेंट वीडियो शूट करने का आरोपी बताते हैं।
इसके बाद एक और लॉ सूट आता है जिसमें एक औरत डीडी के 90s से लेकर 20s तक के ऐसे ही 4 जुर्मों से पर्दा उठाती है। इसके बाद तो ऐसे कई केसेस डीडी के खिलाफ फाइल हुए, जिससे साबित होता है कि डीडी ने कैसे फेम और पावर की आड़ में कितने क्राइम किए हुए हैं। इस कंट्रोवर्सी के चलते डिफरेंट फैंडम्स ने बहुत ही स्पेकुलेशंस और थ्योरीज बिल्ड कर ली थी, जिसमें बियोंसे का डीडी की मदद से दूसरे आर्टिस्ट को उसे अप्रिशिएट करने के लिए थ्रेटन करना, जस्टिन बीबर को अर्ली ईयर्स में डीडी की सीक्रेट पार्टीज का विक्टिम बताना और सबसे कंट्रोवर्शियल माइकल जैक्सन की नेचुरल डेथ को मर्डर बताना शामिल था। फाइनली पिछले साल 16 सितंबर को फेड्स ने डीडी को एक सील्ड इंडाइटमेंट यानी गंभीर जुर्मों के बारे में फैंसी बातें करने के बेसिस पे अरेस्ट किया, जो न्यूयॉर्क के दक्षिण डिस्ट्रिक्ट द्वारा फाइल किया गया था। In a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. तो बेसिकली अब डीडी पर एक रैकेटिंग कॉन्स्पिरेसी करने, जबरदस्ती तस्करी और धोखाधड़ी करने और प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होने के आरोप थे, क्योंकि रेड के दौरान डीडी के पोजेशन से नारकोटिक्स और 1000 से भी ज्यादा बेबी ऑयल्स की बोतल और लुब्रिकेंट बरामद किया गया था। उसके पास कुछ हथियार और फायर आर्म्स भी थे जिसे वो विक्टिम्स को ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया करता था। और ये तो वो क्राइम्स थे जो सामने आए थे। इस फेम और लग्जरी के पीछे ना जाने क्या क्या होता है और होता रहेगा, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल और हॉरिफाइंग है। वर्तमान में डीडी जेल में है और 11 लॉ सूट और एक इंडाइटमेंट को फाइट कर रहा है। उसकी बेल की रिक्वेस्ट भी कई बार खारिज कर दी गई है। इतने दशकों से शॉन कॉम्ब यानी डीडी लोगों को धमकाने, अब्यूज करने, औरतों का शोषण करने और अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इलीगल मीडिया इकट्ठा करने की कॉन्स्पिरेसी करता रहा, जिसके लिए उसने एक मल्टी फेस साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें डीडी और उसके मेंबर्स ऐसे क्राइम, ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी और किडनैपिंग जैसी कई कृत्यों को अंजाम देते रहे। और इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे उसके एम्प्लॉयज इतने सालों तक डीडी के क्राइम्स को कवर अप करते रहे और सेटल डाउन करते रहे। आशा है कि इन फ्यूचर कई ऐसे बड़े नाम सामने आए जो इस तरह की हॉरिफाइंग कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व हैं और डीडी को उसके किए की सजा मिले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I